हाइड्रोलॉजी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए जैसे हमने कि थर्ड यूनिट चालू किया है। थर्ड यूनिट में जो फ्लड है उसमें से जो पार्ट था रिटर्न पीरियड, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें रिटर्न पीरियड निकालने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है आपका कि मेथड ऑफ फ्लड डिजाइनिंग एस्टिमेशन। मतलब कहने का मतलब है एस्टिमेट करने, मतलब फ्लड डिजाइन एस्टिमेशन का कौन कौन से मेथड है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है, उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे रेशनल मेथड हो गया, इंपेरिकल हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूलेज मेथड हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूलाज आता है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद आपका कर्व एनालिसिस होता है। तो अभी एक एक देखने वाले। तो सबसे पहले आपका रैशनल मेथड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रैशनल मेथड क्या है? तो ये मेथड एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा सेकेंड यूनिट में, जो हमने देखा था यूनिट हाइड्रोग्राफ में। यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या हम करते थे कि रेनफॉल जो होता था अपना वर्सेस द टाइम, तो उसमें से जो क्यूमुलेटिव निकालते जाते थे। तो उसमें से हमने क्या डिजाइनिंग में अगर पार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पकड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हम डिजाइनिंग क्या हम करते हैं, डिजाइनिंग मैक्सिमम अमाउंट के लिए ही किया जाता है। तो उसके लिए सबसे मैंने जैसे बोला कि यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा रिवाइज करके देखना पड़ेगा उसमें क्या है। तो रैशनल मेथड उससे ही रिलेटेड है। जैसे कि देखा जाए तो स्टेट करता है कि इट इज अ मेथड डेविएशन ऑफ डिजाइन फ्लड फ्रॉम स्टॉर्म एनालिसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रिंसिपल। यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रिंसिपल में जैसे आपका प्रिंसिपल चाहे वो 4 आवर का हो, 6 आवर्स का हो, 1 आवर्स का, यूनिट हाइड्रोग्राफ में जो है कि मतलब हर एक घंटे पर जो एनालिसिस किया जाता है वो एक स्टडी, वो एक प्रिंसिपल। देन बोला है कि डेविएशन ऑफ द डिजाइन फ्लड फ्रॉम द स्टॉर्म एनालिसिस। डेविएशन मतलब जो सडन चेंजेस आते हैं, जो सडन चेंजेस आते हैं वो फ्लड जो है फ्लड वो स्टॉर्म एनालिसिस, फ्लड जो है वो स्टॉर्म एनालिसिस में से निकालेंगे। डेविएशन कहां से निकालेंगे? स्टॉर्म एनालिसिस करेंगे जो सडन चेंजेस आ रहे हैं। और प्लस इन द रेफरेंस ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ प्रिंसिपल में ये जो दो स्टडी है वो स्टडी किस में आती है? रैशनल मेथड में। तो रैशनल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट हाइड्रोग्राफ रहता है। यूनिट हाइड्रोग्राफ में सबसे अहम देखा जाए तो स्टॉर्म एनालिसिस में जो डिक्लिनेशन होता है, जो सडन चेंजेस देखने को मिलता है, फिर बारिश हुई या फिर बारिश सडन हुई, जो उतार चढ़ाव होता है बारिश में, इसमें तो वो किस में आता है? रैशनल मेथड में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, तो समझ में आया रैशनल मेथड किस पे डिपेंड है? यूनिट हाइड्रोग्राफ पे, सीधा यूनिट हाइड्रोग्राफ में। और डिक्लिनेशन देखिए सबसे डेविएशन ऑफ द डिजाइन फ्लड जो कि हम स्टॉर्म एनालिसिस में देखते हैं। तो डेविएशन डिपेंड अपॉन दी, और बोल सकते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ पे है। तो फर्स्ट है जो एनालिसिस है। अभी देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एनालिसिस ऑफ द रेनफॉल वर्सेस द रन ऑफ फॉर डिविएशन ऑफ लॉसेस रेट अंडर द क्रिटिकल कंडीशन। कोई कंडीशन क्रिटिकल होता है उसमें से आपका क्या होता है? डेविएशन देखने को मिलता है। तो रन ऑफ रेनफॉल वर्सेस रन ऑफ में जो डेविएशन फॉर्म होगा अंडर द क्रिटिकल कंडीशन, उसका एनालिसिस नथिंग बट आपका क्या हो जाएगा? रैशनल मेथड आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डेविएशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। तो क्या है नेक्स्ट, क्या करते हो आप? डेविएशन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द यूनिट हाइड्रोग्राफ में। पहले तो आप एनालिसिस किया रेनफॉल वर्सेस रन ऑफ जो पीरियड था, उसमें जो डेविएशन लॉसेस हुआ, जो चेंजेस हुआ, वो आपने फाइंड आउट किया अंडर द क्रिटिकल कंडीशन में। सेकंड आपका डेविएशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, मतलब वही आता है लेकिन आप प्रिपेयर करते हो। नेक्स्ट आता है डेविएशन ऑफ द डिजाइन फ्लड फ्रॉम द डिजाइन स्टॉर्म। तो कहने का मतलब है दो की पॉइंट है, दो की वर्ड है, एक तो स्टॉर्म एनालिसिस और नेक्स्ट है यूनिट हाइड्रोग्राफ। इन दोनों में जो स्टॉर्म वाटर में हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ विच इज कॉल्ड एज अ रैशनल मेथड। तो रैशनल मेथड खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार करके रख लो, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आता है आपका मेथड ऑफ फ्लड डिजाइन एस्टिमेशन के लिए पूछा जाता है रैशनल मेथड। नेक्स्ट आगे देखते हैं और दूसरी मेथड कौन सी अभी बताएं। दूसरा मेथड देखा जाए तो एनवलप कर्व। एनवलप कर्व, तो जैसे मैंने बोला कर्व में जो है कर्व से भी आप निकाल सकते हो कि फ्लड एस्टिमेट। ध्यान रखना एस्टिमेट करना मतलब आप आने वाले फ्यूचर से जो प्रिकॉशन ले रहे हो उसके लिए आप डिजाइन करो, प्रिकॉशनरी बता सकते हो आप उसमें, उस कंडीशन में, उस क्रिटिकल कंडीशन में जब हेवी रेनफॉल होता है तो आप उस समय पे आप
लोगों तक क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसके लिए ये सारे एनालिसिस किया जाता है। फ्लड एनालिसिस इसीलिए किया जाता है जिससे ह्यूमन लॉसेस और प्रॉपर्टी लॉसेस को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो पहला था रैशनल मेथड से आप निकाल सकते हो। रैशनल मेथड में आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ में बीते हुए जो रेनफॉल हुए उससे आप निकाल सकते हो कि जो डेविएशन देखने को मिला, जो डेविएशन इन स्टॉर्म एनालिसिस में देखने को मिला अंडर दी क्रिटिकल कंडीशन में जो होता है डेविएशन, उससे आप निकाल सकते हो। वो एस्टिमेशन एक बन जाता है। नेक्स्ट होता है एनवेलप कर्व। एनवेलप कर्व मतलब एक कर्व पैटर्न होता है जो कि स्टडी कर जाता है। तो इन दिस मैक्सिमम फ्लड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवेलप कर्व ऑफ ऑल द मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लड। तो जितने भी एनालिसिस किए जाते हैं, आप चाहे वो 10, 20 ईयर ले लो, 50 ईयर्स का ले लो, वो ईयर्स के पैटर्न में जो एनालिसिस होता है, जो कर्व फॉर्म होता है, ठीक है, तो जो कर्व फॉर्म किया जाता है, जैसे यूनिट हाइड्रोग्राफी में बताया था कि जो उसका सेंटर पॉइंट से आप कर्व निकालते हो, तो कर्व निकालने के बाद सीधा एक करना है कि जो पीक पॉइंट है उसको कंसिडर करना है। पीक पॉइंट मतलब क्या, मैक्सिमम फ्लड, और उसी को आप क्या करना है, एस्टिमेट में कंसिडर करना है। अब स्टॉर्म वाटर लाइन का वही डिजाइन होता है ना, मैक्सिमम फ्लड के लिए स्टॉर्म वाटर डिजाइन होता है, वही है। एनवेलप कर्व में क्या करते हो आप, मैक्सिमम फ्लड निकालते हो, मैक्सिमम फ्लड निकाले हो इन ऑब्टेन फ्रॉम द एनवेलप कर्व। एनवेलप कर्व मतलब क्या, ईयर बाय ईयर आप क्या करते हो, स्टॉर्म के एनालिसिस करते हो, उसका कर्व प्लॉट करते हो, उसमें से जो मैक्सिमम फ्लड हुआ वो ऑब्टेन करते हो ऑफ ऑल दी, यहां पे मेंशन है ऑफ ऑल मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लड, इसमें से निकालते हो। अब इसमें से ये यूज किस लिए होता है, फॉर द क्रिटिकल कंडीशन, बराबर। क्रिटिकल कंडीशन के लिए आप क्या प्रिकॉशनरी कर सकते हो, उसके लिए यूजफुल है ये। देन लिमिट ऑफ द फ्लड, आप बता सकते हो कि लिमिट फ्लड के चांसेस कहां तक आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर का लेवल डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया लिमिट ऑफ द फ्लड। आप फ्लड के कितना लिमिटेशन है, अभी जैसे भी 10 मीटर तक फ्लड आया हो, तो अभी ज्यादा से ज्यादा आप डिजाइन किसके लिए करो, तो एडिशन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके आप उसको 15 कर दो, 15 तक करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब आपका वाटर फ्लड लेवल 10 पे और आप बांध रहे हो 100 पे, ऐसा तो नहीं करना है ना। तो फ्लड लेवल जितना होगा उसके रिस्पेक्टिव आप उसका मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है उसके लिए कंसिडर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में। सेकंड एनवेलप कर्व, पीक पॉइंट निकाल दिया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस मतलब आपको क्या करना है, डे टू डे, मतलब डे टू डे नहीं बोल सकते, टाइम टू टाइम, इंटरवल टाइम के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस बेस्ड ऑन द क्या है, अभी देखिए फ्रीक्वेंसी एनालिसिस क्या है, मेथड नीड टू फेयरली लॉन्ग पीरियड। फेयरली लॉन्ग पीरियड मतलब आप जस्ट जैसे बता सकते हो कि 25 ईयर, 50 ईयर, जो भी आप कंसल्ट करते हैं, फेयरली लॉन्ग पीरियड आप कितना ज्यादा एनालिसिस कर सकते हो फॉर दी बेटर सेफ्टी ऑफ फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे 25 ईयर, अगर आपको और फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर आप और कंडीशन अच्छा बनाना चाहते हो तो आप 25 से उसको इंक्रीज कर सकते हो, 30 या 50 में भी कर जा सकते हो। अब ये मेथड नीड टू ए फेयरली लॉन्ग पीरियड, इसमें ज्यादा टाइम का डाटा लगता है फॉर द स्टैटिकल एनालिसिस, और यहां पर निकालने के बाद इसका स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस यही है कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए डिजाइन करते हो। लॉन्गर पीरियड मतलब क्या, एक्यूरेसी बढ़ेगी, बराबर। लॉन्गर पीरियड के लिए आप अगर फ्लड एस्टिमेट कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी होने, एक्यूरेसी जो रहती है वो बढ़ जाती है। ये तो 3 देख लिया, रैशनल मेथड देख लिया, एनवेलप कर्व देख लिया, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देख लिया। फोर्थ है, अब ये सब मेथड्स हैं, फोर्थ भी एक मेथड है। मेथड क्या, आपके पास जो डाटा आता है उसमें क्या करो, जस्ट आप क्या करो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना मतलब आप उस वैल्यू को बढ़ा रहे हो, उस वैल्यू को बढ़ाकर, यहाँ पे ध्यान रखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितने भी रहेंगे वो सब क्या, मोर देन 1 रहते हैं। मोर देन 1 रहेगा तो आपका क्या रहेगा, वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर क्या लगाना, जस्ट जो डाटा है उसमें एप्लीकेशन लगाना, ये भी एक मेथड हो गया। सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू मैक्सिमम ऑब्जर्व फ्लड और मैक्सिमम हिस्टोरिकल फ्लड, जितने भी हिस्टोरिकल फ्लड है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो, तो आपका जो डाटा बन जाएगा वो हाईली एक्यूरेट हो जाएगा। वो डाटा आप यूज कर दो किसी भी एस्टिमेट में, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहो, नेविगेशन जो भी आप उसमें बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया आपका फोर्थ। और फिफ्थ है एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूला। ये बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने देखा पीछे के, वो सब क्या थे, यूनिट हाइड्रोग्राफ से लिए हुए डाटा थे। अब वो लिए हुए डाटा को फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देना, यहीं तक ये एक्यूरेट मतलब क्या, अगर जहां पे मुझे इकोनॉमिकल कंडीशन भी देखना है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
वो बढ़ जाता है। इकोनॉमिकल कंडीशन में आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लिमिट से भी ज्यादा लगा दे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है, तो वहां पे अनइकोनॉमिकल कंडीशन हो जाते हैं। उस इकोनॉमिकल कंडीशन को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज दिए, वो अभी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। एम्पेरिकल फ्लड फॉर्मूलाज जो है उसमें सबसे अहम, इंपॉर्टेंट और सबसे हाईली यूज्ड जो है डिकन्स फॉर्मूला। इसमें अलग अलग 3 फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कोई डिकेट करता है, डिचेन भी करता है, डिचेन्स फॉर्मूला, डिकेन्स फॉर्मूला, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नाम है वो। देखिए 3 एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हमको दिए हैं जिसके बेस्ड ऑन से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि हम इकोनॉमिकल कंडीशन में अपने एनालिसिस को बना सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्मूला कहां पे मेंशन है, आपके IRC SP 13 2004 में मेंशन है इन सारे के फॉर्मूले। अब फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या मेंशन करता है कि Q इज इक्वल टू, अभी एक Q क्या है, आप फ्लड निकाल रहे हो, आप फ्लड का एनालिसिस कर रहे हो, ध्यान रखिए फ्लड क्या होगा, हमेशा वॉल्यूमेट्रिक में रहता है, तो हमेशा एक इसमें रहेगा आपका वॉल्यूमेट्रिक में रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन में रहेगा। अभी देखिए वॉल्यूमेट्रिक रहेगा तो Q मतलब यहाँ पे आप डिस्चार्ज समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो डिकन्स फॉर्मूला Q इज इक्वल टू C इंटू A रेस टू 3/4। तो अभी देखिए इस फॉर्मूले में क्या है, सीधा न्यूमेरिकल जस्ट बोला है कि Q इज इक्वल टू C इंटू A रेस टू 3/4। अभी देखिए Q क्या है इसमें, वेयर Q इज द पिक रन ऑफ, जिसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में बताया गया है, ठीक है। उसमें डिस्चार्ज का कंसिडरेशन आप कर सकते हो क्या, कि पर एम क्यूब वॉल्यूमेट्रिक बताया पर सेकंड में कितना वॉल्यूम डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्यू मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड में हो रहा है डिस्चार्ज, उसी को डिस्चार्ज बोलते हैं। तो पिक रन ऑफ हाईएस्ट कितना हो सकता है वो निकालने के लिए आपका एक कॉम्बिनेशन दिया है C मल्टीप्लाई बाय A रेस टू 3/4। तो यहाँ पर A क्या होगा, कैचमेंट एरिया। अभी जो रिमाइंड करो, जो पहले के मेथड से उस मेथड में कोई एरियल पॉइंट ऑफ व्यू में एक पर्टिकुलर, अभी जैसे पुणे के एरिया में, तो पुणे में अलग अलग तालुकाज हैं, तो तालुकाज में अभी क्या करेंगे, अब हर एक पर्टिकुलर तालुकाज में आपका वहां पे एक एरियल डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैचमेंट एरिया उसमें डिवाइड रहता है। तो ये क्या होगा, जितने आप पार्ट अलग अलग करोगे उतने आपको जो रन ऑफ मिलने वाला है, जो रन ऑफ की क्वांटिटी मिलने वाली है वो बहुत ही हाईली एक्यूरेट रहेगी। अब ये डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लिए मतलब फ्लड कैलकुलेट कर लिए, और फ्लड कैलकुलेट कर लिए मतलब आपका एस्टिमेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। तो क्यों हो गया, ए क्या है, कैचमेंट एरिया है। अब कैचमेंट एरिया किसमें रहेगा आपका, जिसमें आप हेक्टर में ले लीजिए, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में नहीं, किलोमीटर स्क्वायर वो रनिंग में, हेक्टर्स में ले लीजिए या फिर मीटर स्क्वायर में, एक्चुअली हेक्टर्स में होता है। तो देखिए Q इज इक्वल टू C इंटू A रेस टू 3/4। अब C क्या है, वहां पर आपका कांस्टेंट वैल्यू है, देखिए हर एक के अलग अलग कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपको वहां पे आपके एरिया बेस्ड वाइज में कांस्टेंट वहां पे देखने को मिलेंगे, तो वो कांस्टेंट आपको IRC SP 13 में देखने को मिल जाएगा। अब ये तो हो गया डिकेंस फॉर्मूले में। रेविस फॉर्मूले में देखिए, रेविस फॉर्मूला क्या बोलता है कि सिर्फ वो क्या बोलता है कि जो एरियल है ना उसका जो आप रेशो, जो आप रेशो पकड़ रहे हो एरियल का, बस उसमें पावर का फर्क है, वो 3/4 है मतलब 0.75 है, और ये 2/3 है मतलब 0.66। अब इन दोनों में इसका हाईली वजह आप बोल सकते हो कि मतलब ये डिकेंस रेवेंस से मोर इकोनॉमिकल या फिर उसमें हाई एक्यूरेसी बताई उन्होंने, रिसर्च करने के बाद ये बताया, रेशो सिर्फ चेंज किया। और इंग्लिश फॉर्मूला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश फॉर्मूलेज में क्या होता है कि इस फॉर्मूले में बताया गया कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू और वॉल्यूमेट्रिक और फ्लड फॉर्मूला इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाय एरिया, कैचमेंट एरिया डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैचमेंट एरिया प्लस 10। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फ्लड और वॉल्यूमेट्रिक आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, फ्लड डिजाइन में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। ये तो हो गया मेथड्स टू कैलकुलेट और एस्टिमेट द डिजाइन फ्लड, ठीक है। फ्लड की अमाउंट डिजाइन के लिए कौन सा यूज करोगे, इसके लिए ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फ्लड राउटिंग एक वर्ड है जो कि बहुत ही पूछा भी गया, बहुत ही रेयर है, और मैंने सोचा ले ही लेता हूं। ये फ्लड राउटिंग क्या होता है। अब फ्लड राउटिंग कुछ नहीं है, फ्लड राउटिंग नथिंग बट द आपका फ्लड हाइड्रो, जो हमने बताया कि फ्लड हाइड्रोग्राफ में। अब फ्लड हाइड्रोग्राफ ये टॉपिक है
ध्यान रखना ये टॉपिक है, फ्लड राउटिंग किसे बोला जाता है, क्या है, ठीक है। तो फ्लड राउटिंग क्या है, ये एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर इन द सेंस जैसे आप कोई भी एनालिसिस करते हो या फिर कोई एनालिसिस हो जाए या कोई मेथड हो गया, उस मेथड को या फिर कैसे डील किया जाता है वही कर। तो इट इज अ प्रोसीजर टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड सेक्शनल हाइड्रोग्राफ, वही हो गया। रन ऑफ में क्या कर रहे थे आप, रेन गेज में क्या निकालते, डेप्थ निकाले थे, उस डेप्थ को निकालना, उस जो प्रोसीजर है उसी को फ्लड राउटिंग करते हैं। अभी देखिए उसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट है। अभी देखिए इसमें क्या है, टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड सेक्शनल हाइड्रोग्राफ इज नोन एज अ फ्लड हाइड्रोग्राफ एट क्रॉस सेक्शन बोला गया। तो ध्यान रखना, टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड सेक्शनल हाइड्रोग्राफ, और सेक्शनल उन सबका कलेक्शन करके आप क्या करते हो, हाइड्रोग्राफ प्लॉटिंग करते हो, उसी को ही फ्लड राउटिंग बोला जाता है। अब ये दोनों फ्लड राउटिंग ध्यान रखनी है, फ्लड राउटिंग इसलिए बुलाया गया है कि फ्लड राउटिंग में नेचुरल और आर्टिफिशियल में दोनों में अलग अलग आता है, इसीलिए जो फ्लड राउटिंग को कंसिडर किया टॉपिक में। देखिए नेचुरल में क्या होगा, आपका कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होगा मतलब क्या होता है, अब जो डेप्थ होगा वो वेरीज हो जाएगा, ठीक है। और मैन मेड में जो क्रॉस जो डिस्चार्ज आप करने वाले हो, जो डिस्चार्ज करने वाले वो आपके कंट्रोल में, ठीक है। तो बस इसी का फर्क है। तो टाइप देखिए क्या है, फ्लड राउटिंग थ्रू चैनल, फ्लड राउटिंग थ्रू रिजर्वायर। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो यहां पे बोला है दो मेथड से आप फ्लड राउटिंग कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ये जो चैनल और रिजर्वायर ये दोनों थिंग्स क्या है, किस में आते हैं, मैन मेड में आते हैं या फिर आर्टिफिशियल मेथड जो भी बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो चैनल और रिजर्वायर ये दोनों में क्लासिफाइड किया गया। तो फ्लड राउटिंग जो है वो बेसिकली नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल में कंसिडरेशन किया गया है। तो टाइप में जब देखे तो चैनल और रिजर्वायर, रन ऑफ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ये आर्टिफिशियल मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। तो मेथड बेसिकली जो निकाला गया वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पूरा फ्लड राउटिंग हम ह्यूमंस जो फ्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना इन द सेंस हम पानी पीने के लिए डैम से रिजर्वायर से निकालते हैं, फ्लो को डाइवर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसी के प्रोसीजर को और उसी के जो कैलकुलेट डेप्थ करने वाले हो, ये आर्टिफिशियल ध्यान रखना, नेचुरल नहीं है, नेचुरल से संबंध नहीं है आर्टिफिशियल से, ठीक है। दोनों आ गया, चैनल और रिजर्वायर आ गया। तो मेथड इसमें 3 में है। देखिए हाइड्रोलिक राउटिंग मतलब क्या करते हो आप, फ्लो इन चैनल, जो फ्लो इन चैनल जाता है वो क्या है, हाइड्रोलिक राउटिंग है। अब ये हाइड्रोलिक राउटिंग ये अनएक्यूरेट मेथड है। अनएक्यूरेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्लो इन जब चैनल से फ्लो करेगा तो डेप्थ कुछ भी होगा, कुछ जगह पे अगर आपका 50 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा तो कुछ जगह पे 20 सेंटीमीटर, कुछ 1 मीटर से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डेप्थ वेरीज होगा, ठीक है, डेप्थ वेरीज होगा तो अनएक्यूरेट वैल्यूज आएंगे, इसीलिए। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग। इसमें क्या है, चेंज इन स्टोरेज। अब स्टोरेज मतलब क्या, आपका हर अलग स्टोरेज, अब स्टोरेज में अलग कैपेसिटी होती है, वो आपको आइडेंटिफाई होगा, फिर उसके बाद जो फ्लो रहेगा वो अलग है। तो एंड आउटपुट इस दोनों का सेम रहेगा। तो जो चेंज इन स्टोरेज जो रहता है मतलब हाइड्रोलिक जो राउटिंग मतलब जो स्टोरेज जो कैपेसिटी या बोल लीजिए जो उसकी कैपेसिटी या स्टोरेज की कैपेसिटी जो कम ज्यादा होता है उसी को हाइड्रोलिक राउटिंग बोलते हैं। हाइड्रोलिक राउटिंग में क्या होता है, कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो स्टोरेज का चेंजेस होना, तो मतलब इस ईयर कम है अगले ईयर कम है, तो एंड ऑफ जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो उस वेरिएशन को कंसीडर करने के लिए कंसीडर करके इस मेथड को आप फ्लड रूटीन जो है इस वेरिएशन मतलब चेंज इन स्टोरेज को इसमें हाइड्रोलॉजिकल जो चेंजेस है उसी को कंसीडर करता है, इसीलिए उसी का हाइड्रोलॉजिकल रूटीन बोला है। अब रूटीन मैकेनिज्म मतलब एक मैकेनिज्म होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिक्स किया जाता है, उसमें आप ऑटोमेटिकली डिटेल निकाल सकते हो। निकालते क्या हो, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ फ्लो, बस। हाइड्रोलॉजिकल रूटीन में इसीलिए फर्क बताया क्योंकि और ये दोनों एक दूसरे कैसे, ये फ्लो चैनल में कहीं भी अप एंड डाउन हो सकता है इसीलिए अनएक्यूरेट है, और हाइड्रोलॉजिकल राउटिंग में इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे चेंजेस इन स्टोरेज भी कंसीडर होता है। अगर वो कंसीडर नहीं करोगे तो आपका जो अनएक्यूरेट मेथड हो जाएगा। अगर कंसीडर करके आप
प्रोसीजर निकालते हो, डेप्थ ऑफ निकालते हो, तो आपका एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट लास्ट जो है वो ज्यादा यूज होता है, इसमें रूटीन मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म में आपका मशीन्स होते हैं वो डायरेक्टली वैल्यूज देते हैं डेप्थ ऑफ एंट्री, तो इसीलिए रूटीन मैकेनिज्म ये ज्यादा हाईली एक्यूरेट माना गया है। यहां तक होगा आपका फ्लड रूटीन हो गया। नेक्स्ट है आपका जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया, लास्ट क्वेश्चन है इस फ्लड यूनिट का, जो कि अधिकतर पूछा जाता है कि एडवांस एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए हाइड्रोलॉजिकल का स्टडी करना मतलब ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गए और इंस्पेक्शन करके आ गए बात खत्म है या नहीं है, इंस्पेक्शन पे नहीं। ये क्या है, एक तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ये है कि इसको हमको ईयर बाय ईयर इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है, ईयर बाय ईयर रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। और रिकॉर्ड में इसमें क्या होता है, वैल्यूज के फ्लक्चुएशन बहुत ही होने के चांसेस होते हैं। वैल्यूज के फ्लक्चुएशन होने के चांसेस मतलब कैसे, जैसे आप वैल्यूज निकाल रहे हो पर्टिकुलर प्लेन एरिया और हिलीज एरियाज में, तो उसमें फ्लक्चुएशन होने के चांसेस बहुत है। आप प्लेन एरिया में ले रहे हो या फिर रिवर लाइन पाथ में ले रहे हो तो इसमें वैल्यूज का वेरिएशन आता है। तो कहने का मतलब है हाइड्रोलॉजिकल जो कंसेप्ट है इसमें गलतियां होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। गलतियां होने के चांसेस मतलब क्या, आप उसमें आपके भी कंट्रोल में नहीं, क्योंकि एयर कैचमेंट एरिया बढ़ गया तो उसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो अभी और उन सब डाटा को मेंटेन रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए सबसे जो एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलॉजी में सॉफ्टवेयर में वो कौन सा यूज हो रहा है इस समय पे, QGIS सॉफ्टवेयर का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन, ये यूज कैसे करता है और यूज किस लिए किया जाता है। तो यूजेस में बताया जाए तो सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, आपका ये जो GIS है ये बेसिकली आपका हाइड्रोलॉजिकल में आपका जो आते हैं कंसेप्ट में, उसमें आपका ग्राउंड वाटर आता है, ठीक है, रिवर्स के पाथ आते हैं, वाटर बॉडीज के पाथ आते हैं, रन ऑफ कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे वाटर से रिलेटेड सारे स्टडी होते हैं, वो कोई भी स्टेट में कंडीशन में वाटर हो वो सारे इस हाइड्रोलॉजिकल मेथड, वेदर इट इज रन ऑफ, वेदर इट इज इन परकोलेशन, वेदर इज इन इवोपरेशन कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में ये सारे स्टडी इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो यूज क्या है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल बढ़ रहा है, अभी देखिए ओपन में आप कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हो, तो ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है, ग्राउंड वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, फिर ग्राउंड वाटर जो आ रहा है उसका सोर्स क्या हो सकता है, रेनफॉल, ठीक है, फिर आप उसको कैनल के थ्रू छोड़ रहे हो उसका है। तो यूज क्या है, आप सबसे पहले उसमें सोर्स निकालते हो, सोर्स ऑफ द ग्राउंड वाटर निकालते हो, फिर उसके बाद उसका कोई रीजन का डेवलपमेंट निकालते हो। डेवलपमेंट कोई भी रीजन का कर सकते हो, जैसे कोई रोड बनाना रहा, अभी से पुणे सिटी में स्टॉर्म वाटर का सबसे बड़ा आता है कि मतलब रोड पे पानी भर जाता है। अभी एक पॉइंट है, जैसे अभी क्यूआई स्टडी में फॉर एग्जांपल रोड पे पानी भर जाना, ठीक है। अब वो रोड पे क्या है, तो सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, अब पानी जो भर रहा है वो किस वजह से भर रहा है, तो सोर्स क्या है, बारिश, रेनफॉल। अब वो रेनफॉल आया, तो रेनफॉल आ रहा है तो आप क्या करोगे, उस फ्लड एस्टिमेट में जाओगे, ठीक है, उसका एस्टिमेट करोगे, एनालिसिस करोगे और मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे वहां पर। तो सोर्स तो पता चल गया कि रेनफॉल की वजह से हो रहा है, प्लस और क्या करोगे आप, अलग बेसिन से इस बेसिन में आ रहा है, फिर अलग कैचमेंट से इस कैचमेंट में आ रहा है, ऐसा फ्लो ऑफ वाटर वो पार्ट डिसाइड करोगे। तो सोर्स ऑफ वाटर क्या है, रेनफॉल है, और उसका स्ट्रीम लाइन, ये दो निकाल लिया। फिर इस आधार पर आप उस रीजन का डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मतलब वहां पे आप बता सकते हो कि फ्रॉम वाटर लाइन के लिए आपका कितना कैपेसिटी की लाइन की जरूरत है, वहां से कितने लाइन और कितने दूर तक लेके जाना, ठीक है। ये तो यूज हो गया, क्या उसका डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डेलिनेशन। अभी देखिए डेलिनेशन मतलब जो है, डेलिनेशन बताया गया, डेलिनेशन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट था। डेलिनेशन मतलब स्ट्रीम पाथ एनालिसिस करना, पाथ को एनालिसिस करना, डेलिनेशन। अब वो पाथ को एनालिसिस कर ले, सपोज डेलिनेशन इसमें पाथ एनालिसिस कर ले। अब देखिए वाटर का जो पाथ होगा और जो प्लेन एरिया का पाथ होगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों लाइनें अलग अलग होंगी। तो अब भी दोनों लाइन को तो एक नहीं बोल सकते, अगर ये एक हो जाए, अगर एक बोलोगे तो वहां पे डेलिनेशन है, मतलब वहां पे भयंकर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब वैल्यूज में आप अगर ये प्लेन एरिया में 10 आएगा तो जो स्ट्रीम लाइन में रहेगा वो बहुत ही मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, तो वहां पे 1 लाख 2 लाख इतने से बन हो जाते हैं। तो उसके लिए अब अलग
सॉफ्टवेयर बताया गया। तो अगर आप QGIS में बता रहे हो तो उनका एक और प्रोडक्ट है, वहां पे ArcGIS, आर्क इसीलिए नाम दिया कि उसका जो पाथ है वो अलग अलग स्ट्रीम होके जाता है, इसीलिए उसका नाम आर्क दे दिया है। नेक्स्ट है ग्राम प्लस प्लस। अभी देखिए सिटीज में हो तो सिटीज में क्या होगा, सिटीज के आसपास में एक आधा लेक होगा, ठीक है, उस लेक को छोड़कर बाकी सारे क्या है, आपका प्लेन एरिया में अगर कंसिडर रहता हो तो आप क्या कर सकते हो, उसमें प्लेन एरिया में कंसिडर होता तो आप ArcGIS में मेथड में निकाल सकते हो। तो मतलब स्ट्रीम पाथ लेवल से ही उन्होंने डिफाइन किया है QIS सिस्टम है। तो यहाँ पे एनालिसिस मतलब सोर्स ऑफ वाटर लेवल निकालते हो, और वाटर लेवल मतलब सोर्स ऑफ वाटर जो है, और नेक्स्ट उसका डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सॉफ्टवेयर यूजफुल है। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ ड्रोन टेक्निक इन वाटर मैनेजमेंट। अब दूसरा मेथड आता है, पहले तो आप सॉफ्टवेयर मेथड में निकाल लिए कि मतलब हमने सोर्सेस निकाला, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट ऑफ रीजन बताया। नेक्स्ट आता है ड्रोन टेक्निक। ड्रोन टेक्निक वही एनालिसिस करता है जो ऊपर करता है, इसमें आपको इनपुट देना पड़ता है, ड्रोन खुद वो क्या करता है, उस पाथ को डिफाइन करता है कि वाटर फ्लो की स्ट्रीम क्या है। तो ड्रोन टेक्निक में आप वहां से निकाल सकते हो, इसमें से आप सोर्स एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो। तो ड्रोन टेक्निक क्या होगा कि मतलब पानी आ किधर रहा है और जा किधर रहा है, हमको जाना नहीं देना तो उसको रोक के रखना, तो मतलब हम उसको डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आए। ये अधिकतर ड्रोन टेक्निक आप यहाँ बहुत ही यूजफुल होता है, किसमें अपने वाटर लाइनें होती हैं, मतलब पोर्टेबल जो वाटर लाइनें होती हैं, वाटर लाइन में कहीं लॉसेस होगी तो यहाँ पे बहुत ही यूजफुल होता है। ड्रोन टेक्निक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाथ है उस पाथ के हिसाब से जितना आप डिस्चार्ज कर रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन, जितना आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ड्रोन टेक्निक से आप वहां पे एनालिसिस करते हो, लॉसेस प्लस पाथ दोनों है। तो इसीलिए ड्रोन टेक्निक बहुत ही यूजफुल कारगर बताते हैं। अब नेक्स्ट है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अब एरियल व्हीकल मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार का ड्रोन टेक्निक ही है। एरियल मतलब हवा में जो व्हीकल्स आते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इसमें अकाउंटिंग में कर सकते हैं कि मतलब जो लॉसेस हैं वो भी कैरी आउट करते हैं। उस टेक्निक को UAV के नाम से भी जानते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट में बहुत ही यूज कारगर है। तो वाटर मैनेजमेंट करना मतलब आपका क्या, लॉसेस को कम करना रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन पाथ फ्रॉम द सोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन पाथ आपका बहुत ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, लोगों को पानी मिले, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाथ के लिए ये बहुत ही कारगर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि रिसेंट हाइड्रोग्राफ में यूज होता है, आपको क्वेश्चन यहां से लगता ही है, QGIS सिस्टम, GIS पे क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर थर्ड फ्लड जो यूनिट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।